मतलब सीरीज में अगर हम कनेक्ट करते हैं रेसिस्टर को तो वहां पे क्या हो रहा है, रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम अरेंज करते हैं रेसिस्टर को तो वहां से रेसिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये तो पता है कि रेसिस्टर को बढ़ा या घटा के हम क्या कर सकते हैं कि सर्किट में करंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ध्यान से, तो अगर हम रेसिस्टर को सीरीज में जोड़ेंगे तो सर्किट का रेसिस्टेंस बढ़ेगा, और जब सर्किट का रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो सर्किट का करंट घटेगा। रेसिस्टेंस बढ़ेगा, ज्यादा रुकावट पैदा करेगा चार्ज के फ्लो में, तो करंट क्या होगा कि घटेगा। ये बात समझ आ रहा है। और अगर हम सर्किट में रेसिस्टेंस को पैरेलल कंबाइन करते हैं तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग रेसिस्टेंस कम होगा, और जब रेसिस्टेंस कम होगा तो सर्किट का करंट ज्यादा होगा। इस तरह से करंट क्या होगा, सर्किट में बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम सीरीज या पैरेलल में रेसिस्टर को अरेंज करके, मतलब कंबाइन करके सर्किट के रेसिस्टेंस को घटा या बढ़ा सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग सर्किट का नेट करंट को भी घटा या बढ़ा सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो ऐसे करके हम लोग करंट को, सप्लाई को घटा या बढ़ा सकते हैं रेसिस्टर को कंबाइन करके, सीरीज या पैरेलल में। वो डिपेंड करता है कि हम लोग को करना क्या है, करंट को बढ़ाना है या करंट को घटाना है। इसके मान लो कि पंखा चल रहा है, पंखा को स्लो करना है। पंखा स्लो कब चलेगा, जब कम करंट रहेगा तब। अभी 4 नंबर पे रेगुलेटर है, हम 4 से 3 पर कर दें, जैसे 4 से 3 पर करेंगे तब 3 पर वो जैसा सिस्टम होगा रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। जब रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाएगा, तो पंखा का स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा। हम लोग मोटरसाइकिल में एक्सीलरेटर एंगल लेते हैं लोग, जितने ज्यादा उलटेंगे उतने ज्यादा गाड़ी भागता है। जितने मोटर स्पीड में चलेगा तो चक्का भी स्पीड में चलेगा, तो गाड़ी भी ज्यादा स्पीड में आएगा। तो जब हम जैसे जैसे उलटते हैं ज्यादा वैसे वैसे रेसिस्टेंस होता है कम, वहाँ पे वेरिएबल रेसिस्टेंस रहता है। जैसे जैसे उलटेंगे वैसे वैसे रेसिस्टेंस होगा कम, और जैसे जैसे रेसिस्टेंस कम होगा करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो मोटर का स्पीड बढ़ेगा, और मोटर का स्पीड बढ़ेगा तो चक्का भी स्पीड में चलेगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लोग की यूज करते हैं, रेसिस्टेंस को घटा या बढ़ा के करंट के सप्लाई को घटाते या बढ़ाते हैं। मतलब यूज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कब हमको पैसा किस चीज का यूज करना है। खैर, तो इसके बारे में तो जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो और हम प्रैक्टिकल वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। अब हम लोग को एक टॉपिक देखना था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तुम सब ध्यान दिया होगा सब, अगर घर में टीवी चल रहा है तो कुछ ज्यादा देर के लिए जब टीवी चल जाता है, जाके ऊपर से हाथ रख के देखना, पीछे में हाथ रख के देखना, गर्म महसूस होता है, नहीं होता क्या। पंखा भी जब चलेगा तो पंखा को छू के देखना है, उसके बोनट को छू के देखना, गर्म महसूस होगा। बॉल भी जल जाएगा तो अगर जलते हुए ऑफ कर दो और जाके बॉल को छुओ। कब कभी होता है कि बॉल जलते फ्यूज हो जाता है, बॉल चेंज करना पड़ता है, तो तुरंत जाके हम लोग बॉल निकालते हैं तो गर्म रहता है, कपड़ा से पकड़ के तब उसको ऐंठ के निकालना पड़ता है। होता है कि नहीं होता है। पहले हम लोग अपना से स्टेबलाइजर यूज करते थे सप्लाई बढ़ाने या घटाने के लिए, तो स्टेबलाइजर के ऊपर से छूते थे तो गर्म होता था। नहीं, हम लोग को पता है कि एसी टेम्परेचर को कम करता है। बात समझ रहा है। एसी रूम को कैसे बनाएगा, ठंडा बनाएगा, कूल करेगा। लेकिन फिर भी एसी तो वर्क कर रहा है किस चीज पर, इलेक्ट्रिसिटी पर। उसके पीछे में जाकर छूना कैसा महसूस होगा, गर्म ना। आयरन तो पता ही है कि आयरन को ऑन करेंगे, छुएंगे तो आयरन कैसा महसूस होगा, गरम। नहीं, इलेक्ट्रिक हीटर कैसा महसूस होगा, गरम। फ्रिज भी, उसके मशीन में कैसा हो जाएगा। तो जहां कहीं भी कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट पर, तो उसमें कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा है, उसमें चार्ज फ्लो हो रहा है, उसमें करंट हमेशा क्या हो रहा है कि जा रहा है, और करंट जाने के चलते वो कैसा हो जा रहा है, गर्म। इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्यों ऐसा होता है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे लोग। तो बात समझ आ रहा है ना। हीटिंग, वही टीवी ऑफ है, उसमें करंट ऑफ है तो करंट उसमें जा रहा है, नहीं जा रहा है तो जाके छूना ठंडा रहेगा। 1 घंटा बाद जाकर छूना ठंडा रहेगा, अगले दिन छूना ठंडा रहेगा, नहीं रहेगा क्या, क्योंकि उसमें करंट नहीं जा रहा है। लेकिन जब वर्किंग पीरियड में रहेगा, करंट उसमें जा रहा है, तब जाके छूना। जितने ज्यादा देर चलेगा गर्माहट उसका उतना ही ज्यादा क्या होगा कि बढ़ेगा। तो वो उसमें गर्म क्यों हो रहा है, किसके चलते हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट के चलते। बात समझ में रहा है। इसी को बोलते हैं
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के चलते इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होना, गर्म होना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। अब देखो होता क्यों है, ये तो हम सबको पता है कि ज्यादा या कम हर कंडक्टर में रेसिस्टेंस होता है। सुन रहे हैं सब, ज्यादा या कम हर कंडक्टर में क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। अब जब चार्ज फ्लो करेगा तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चार्ज के फ्लो को रेसिस्ट करेगा, रोकेगा। तो और चार्ज के फ्लो को रोकेगा तो चार्ज क्या करेगा, वो चार्ज तो जा रहा है इधर से इधर और वो रोकेगा तो वो उस पर फोर्स लगाएगा इधर से इधर, तो उसको रोकना चाहेगा तो चार्ज क्या करेगा कि जितना फोर्स से रेसिस्टेंस जो प्रॉपर्टी है, जितना फोर्स से चार्ज को रोक रहा है उससे भी ज्यादा फोर्स लगाएगा तो उसके रेसिस्टिव फोर्स को ओवरकम करके आगे बढ़ेगा। और जितना देर कंडक्टर में करंट जा रहा है उतना देर कंटिन्यूअसली चार्ज फोर्स लगा रहा है और क्या कर रहा है कि रेसिस्टेंस के फोर्स को ओवरकम करके आगे बढ़ रहा है। ये बात समझ में आ रहा है। तो जो चार्ज फोर्स लगा रहा है, चार्ज रेसिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो फोर्स लगा रहा है वो रेसिस्टेंस के डायरेक्शन में लगा रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, अगेंस्ट लगा रहा है। और जहां कोई एक फोर्स के अगेंस्ट, सुन रहा है सब, जहां कोई फोर्स के अगेंस्ट ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है तो वहां पे वो वर्क करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोग पढ़े थे, लोग समझ में आ रहा है कि अगर एक चार्ज कोई दूसरे चार्ज को खींच रहा है, बात समझ आ रहा है, तो अगर वो उसी डायरेक्शन में आएगा तो वर्क करने की जरूरत नहीं है, तो इसके इन्फ्लुएंस में खींचा जाएगा। इसको वर्क कब करना पड़ेगा, इससे दूर जाने के लिए। या अगर एक चार्ज किसी चार्ज को रिपेल कर रहा है तो दूर जाने के लिए वर्क नहीं करना पड़ेगा, तो इसी के इन्फ्लुएंस से दूर चला जाएगा। वर्क कब करना पड़ेगा, इसके पास आने के लिए। जितने पास आएगा उतने वो फोर्स लगाएगा, उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तो और आगे आएगा, है ना। और ज्यादा फोर्स से वो रिपेल करेगा, और ज्यादा फोर्स लगाएगा तो और आगे आएगा। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चार्ज को वर्क। तो नॉट ओनली चार्ज, कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेस करता है तो वो वर्क करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेसिस्टेंस के अगेंस्ट, रेसिस्टेंस उसको रोक रहा है, अब उसके अगेंस्ट फोर्स लगा के चार्ज आगे बढ़ रहा है, तो चार्ज क्या कर रहा है, वर्क। और यही चार्ज के द्वारा किया हुआ वर्क डन कन्वर्ट हो जाता है हीट में। यही चार्ज, रेसिस्टेंस कुछ ऐसा ही है कि आदमी चाहे तो मतलब उसको हटा कंप्लीटली खत्म, ये कुछ फ्रिक्शन जैसा है। आदमी कितना कुछ चाह दे तो कोई सरफेस को फ्रिक्शनलेस बना सकता है नहीं, कुछ ना कुछ थोड़ा ही सही, लेकिन कितना ज्यादा लुब्रिकेंट यूज करे, कुछ भी यूज करे, थोड़ा या ज्यादा गारंटी है कि फ्रिक्शन लगेगा। और जब फ्रिक्शन लगेगा तो मोशन का अपोज होना जाहिर सी बात है। समझ में आ रहा है। अगर फ्रिक्शन लेस कोई सरफेस जाए, कोई ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में वर्क करना ही नहीं पड़ेगा, हल्का सा कर दो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से करते हुए चला जाएगा। क्योंकि रेसिस्टेंस नहीं है तो उसको कोई मोशन को अपोज नहीं करेगा। वैसे ही है कि कैसा भी कंडक्टर हो, कम या ज्यादा रेसिस्टेंस लगाएगा, है ना। और जब चार्ज जाएगा तो रेसिस्टेंस के एक अगेंस्ट वर्क करेगा, तो वो वर्क डन ही कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, हीट में। और उसी के चलते कंडक्टर गर्म हो जाता है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी के चलते होता है कंडक्टर में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो आगे देखेंगे लोग, इतना समझ में आ गया ना, तो जो हीटिंग इफेक्ट हो रहा है वो हीट कहाँ से आया, चार्ज का वर्क डन है जो वो रेसिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट में डिस्प्लेस करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए जो फोर्स लगा रहा है, वर्क कर रहा है, वही वर्क डन क्या है, हीट। वही वर्क डन कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, हीट एनर्जी में। वर्क डन एनर्जी ना है जो अगेंस्ट में जाने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट इन्वेस्ट कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, तो वही वर्क डन कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, हीट एनर्जी में, जिसके चलते कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। वर्क डन ही क्या है कि चार्ज के द्वारा आगे फ्लो करने के लिए वर्क डन ही हीट एनर्जी है। ठीक है, अब देखेंगे लोग उसके अकॉर्डिंग कि इसका फॉर्मूला क्या क्या होता है। अब इतना बात लिख लिया जाए।
heating effect of electric current. Every conductor has more or less property of resistance. सब कंडक्टर के पास कम या ज्यादा रेसिस्ट करने का प्रॉपर्टी होता है, तो रेसिस्टेंस होता है, मींस टू रेसिस्ट अपोज या ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ चार्ज सो एज टू मूव फॉरवर्ड एवरी चार्ज एक्सर्ट फोर्स टू ओवरकम द रेसिस्टिव फोर्स, जो रेसिस्टेंस के चलते लगता है, एंड हेंस दे वर्क टू फ्लो इन द कंडक्टर कंटिन्यूअसली। मतलब रेसिस्टेंस कोई भी कंडक्टर में कम या ज्यादा रेसिस्टेंस होता है, जिसके चलते चार्ज के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता है, रेसिस्ट किया जाता है। तो रेसिस्ट ना हो जाए, चार्ज का फ्लो रुक ना जाए, इसलिए चार्ज क्या करता है कि उसके अगेंस्ट में फोर्स लगाता है ताकि रेसिस्टिव फोर्स को ओवरकम करके आगे जा सके। यही होता है ना। तो अब वो जो चार्ज रेसिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट में फोर्स लगा के आगे बढ़ता है, तो वर्क किया, किसी फोर्स के अगेंस्ट में फोर्स लगा के आगे बढ़ा तो क्या किया, वर्क किया, एंड हेंस दे वर्क टू फ्लो द कंडक्टर कंटिन्यूअसली। कंडक्टर में कंटिन्यूअसली फ्लो करने के लिए लगातार चार्ज वर्क करता है। दिस वर्क डन, वर्क मतलब क्या, जो एनर्जी एक्सपेंड किया ओवरकम करने के लिए, दिस वर्क डन कन्वर्टेड इन हीट एनर्जी, यहाँ पे इंटू कर दो, कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड द वर्किंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जैसे कि फैन, फ्रिज, जो कुछ भी हो, बिकम हॉट। और ये वर्क डन ही, जो एनर्जी एक्सपेंड होता है ओवरकम करने के लिए, तो वो वर्क डन ही कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, हीट एनर्जी में। और इसी के चलते जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इलेक्ट्रिक करंट पर काम करता है, वो क्या हो जाता है कि गर्म हो जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और कभी कभी इतना गर्म हो जाता है कि जल जाता है, होता है ऐसा। समझ में आ रहा है ना। अब एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, मतलब हीटिंग इफेक्ट का यूज कहाँ कहाँ होता है, बात ध्यान समझो। पहले का नंबर क्या है, दिस इफेक्ट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक आयरन हीटर, जरूरी कि सिर्फ ये जो हमें माइक्रोवेव, मतलब जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के चलते मतलब हीटिंग, जैसे कि पानी वानी गर्म करने वाला इमर्शन रॉड, बहुत जगह इसका यूज किया जाता है। देखो होता क्या है, हाँ, दे हैव एलॉय इन इट। हम लोग रेसिस्टेंस में पढ़े थे कि मेटल का टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ेगा, और रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो एनर्जी का खपत होगा, ज़्यादा ज़्यादा रेसिस्ट करेगा ना। तो लेकिन कुछ एलॉय है, जैसे कि कॉन्स्टेंटाइन, मैग्नीन, बहुत सारा कुछ एलॉय है कि जिसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने के चलते उसका रेसिस्टेंस बढ़ता नहीं है। तो फायदा है, टेम्परेचर तो बढ़ रहा है लेकिन रेसिस्टेंस उतना ही का उतना ही है, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ता है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना पड़ता, तो एनर्जी खर्च करना पड़े उतना ही, और हीटिंग इफेक्ट के चलते टेम्परेचर क्या हो रहा है कि उसका इंक्रीज हो रहा है। इस समय मेटल लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए तो ये सब में वो सब क्या करते हैं कि हम लोग एलॉय लगाते हैं। दो गो फायदा है, एक फायदा ये कि वो सब एलॉय का मेल्टिंं पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो हीटिंग इफेक्ट के चलते गर्म भी हो जाएगा, तो पिघलेगा नहीं। और ये कहना बात, तो अगर लगा दिए मेल्टिंग पॉइंट कम है तो गर्म होकर पिघल जाएगा, फिर सर्किट ओपन हो गया, सर्किट जब ओपन हो गया तो उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। तो पहले का फायदा ये एलॉय लगाने से कि उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, जिसके चलते वो मेल्ट नहीं करेगा, और दूसरा फायदा ये कि उसका टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेसिस्टेंस बढ़ता नहीं, तो एनर्जी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। फ्यूज को भी बनाया जाता है हीटिंग इफेक्ट से। जैसे मान लो कि अब कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, मान लो कि 5 एम्पियर करंट पे सही से काम करेगा, मतलब 5 एम्पियर करंट से अगर ज़्यादा करंट पास करेगा तो जल जाएगा। तो कुछ वैसा ही है कि 5 एम्पियर करंट से ज़्यादा करंट पास करेगा तो क्या हो जाएगा कि जल जाएगा। अब ध्यान सुनो, अब उसमें ऐसा फ्यूज भी काम करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के चलते। उसमें जो कंडक्टर लगाया जाता है वो ऐसा रहता है कि 5 एम्पियर करंट के जाने से जितना टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा उतना तक टेम्परेचर को वो झेल सकता है, लेकिन जैसे ही 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट पास करेगा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, और जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो पिघल जाएगा। तो पिघल के टूट गया तो फायदा क्या होगा, जब पिघल के टूट गया तो टूट गया तो सर्किट ओपन, सर्किट ओपन तो अब करंट पास नहीं करेगा। जब टूट गया मतलब अब 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में नहीं जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खराब होने से बच गया। तो फ्यूजन मेल्ट कर गया, अगर दूसरा ₹200 का फ्यूज किन के लगा देंगे,
लेकिन जो बहुत महंगा महंगा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो तो जलने से बच गया। अगर 5 एम्पियर से ज्यादा करंट गया रहता तो बाजार साफ हो गया रहता। इससे सब फ्यूज टूट गया, मेल्ट कर गया। तो मेल्ट क्यों किया? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के चलते। तो ये फ्यूज भी काम करता है उसी एप्लीकेशन पे। इलेक्ट्रिक बल्ब भाई एलईडी वाला बल्ब ना, और जो बल्ब बल्ब आता है पीला पीला जलता है, उसके अंदर में जो फिलामेंट रहता है वो बना रहता है टंगस्टन का। वो भी वैसा ही है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा और टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा। तो वही जब ज्यादा गर्म, पहले देखना अगर चाहे वीडियो ऑन करके ऑन करा तो पक्ष जल जाएगा। उसको स्लो मोशन में क्या करना है चला के देखना, तो पहले एकदम पहले रेड होता तो तभी जलने लगेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब सिर्फ जब वोल्टेज कम रहता है तो सिर्फ हल्का सा रेड जलता है, जब वोल्टेज जहाँ बढ़ता है रेड होकर फिर जलने लगता है। तो पहले रेड हॉट होता है और उसके अंदर में भरा हुआ रहता है कुछ नोबल गैस, जैसे कि आर्गन गैस, नियोन गैस, हीलियम गैस। तो ऐसा कुछ गैस भरा रहता है। तो वो गैस और उसके चमक को और उसको इल्यूमिनेट कर देता है, जिसके चलते वो बल्ब फ्लूरेसेंट हो जाता है, मतलब जलने लगता है, हम लोग को प्रकाश देने लगता है। तो वो इलेक्ट्रिक बल्ब भी काम करता था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। पर अब एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करने के चलते हम लोग डेली यूज में एलईडी बल्ब को ही रखते हैं। तो वो बल्ब गया तो आया था सीएफएल, अब सीएफएल गया तो अब आया है वो एलईडी वाला बल्ब। नहीं, लाइट दे रहा है बढ़िया और एनर्जी कंज्यूम हो रहा है बहुत ही कम। तो एक बात अभी हम लोग यहाँ पे देखे लो कि जो हीट हो रहा है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वो किसके, वो एक्चुअली वो हीट क्या है? कंडक्टर के द्वारा वर्क डन, कंडक्टर के जो चार्ज के द्वारा किया हुआ वर्क ओवरकम करने के लिए रेसिस्टिव फोर्स को बोलो। तो ये हीट क्या हो गया? वर्क डन है ना। अब हम लोग पढ़े हैं लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है, W इज इक्वल टू क्यू भी, याद है? नहीं याद है? देखो V इज इक्वल टू W बाई क्यू हम लोग पढ़े हैं लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल वर्क बाई टोटल चार्ज। तो अब ये इधर आ जाएगा तो W इज इक्वल टू क्यू भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं H इज इक्वल टू क्यू भी। नहीं लिख सकते हैं क्या? बोलो। चलो अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक करंट में पढ़े हैं कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम था। अब यहाँ से इसको इधर भेजेंगे, हम Q को अगर रिप्लेस करेंगे तो Q इज इक्वल टू आई टी हो जाएगा। तो Q के जगह पर पुट कर दिया क्या? I इंटू टी। बोलो। अब V इज इक्वल टू पढ़े हैं ना हम लोग आई आर, नहीं पढ़े हैं क्या रेसिस्टेंस में? तो V के जगह को हम किसी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आई आर से, इंटू आई आर। बोलो। अब रेसिस्टेंस के चलते ही ना हीट हो रहा है, रेसिस्टेंस के फॉर्मूला दिए हैं। तो यहाँ से क्या आया? H इज इक्वल टू आई इंटू आई स्क्वायर आर टी। बोलो। इसी को बोलते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट। हमारी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, एक मिनट को, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ध्यान से देखो यहाँ से क्या है, ये हीट के करंट का स्क्वायर, रेसिस्टेंस और टाइम सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? अब तुम ही मानो कि कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस काम कर रहा है, अब उसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो हीट ज्यादा होगा। अभी बोले कि ज्यादा फ्यूज इसीलिए लगाते हैं कि ज्यादा जब करंट फ्लो करने लगेगा तो ज्यादा गर्म हो जाएगा और वो जल जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खराब हो जाएगा। फ्यूज में भी तो वही होता है, जब ज्यादा करंट जाता है ज्यादा गर्म होता है और वो मेल्ट कर देता है, होता है कि नहीं होता है? तो जब करंट फ्लो करेगा ज्यादा तो हीट भी होगा ज्यादा। तो हीट करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं हुआ? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट यही बोलता है कि करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। अच्छा, अगर कंडक्टर का रेसिस्टेंस ज्यादा तो चार्ज को वर्क करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए ज्यादा, जब वर्क डन ज्यादा होगा यही ना हीट के बराबर है, तो हीट भी होगा ज्यादा। बात समझ आ रहा है? तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ रेसिस्टेंस के। और ध्यान से यहाँ पे टाइम, अगर कम देर के लिए दिया तो कम देर, टीवी में देखो ना, और थोड़ा देर के लिए टीवी चलता है तब इसे छुओ, कम गर्म रहता है, थोड़ा ज्यादा देर के लिए चलेगा, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बहुत ज्यादा देर के लिए टीवी लगातार 4-5 घंटे से चल रहा है तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलो। तो अगर ज्यादा टाइम के लिए यूज हो रहा है तो हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा हो रहा है। तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ किस चीज के? टाइम के।
समझ में आ रहा है ना? तो इस सब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी बात कहा हुआ है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया H = I²R T। हाँ, हम यहाँ से बहुत सारा चीज इसको हम लोग अब यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ से कैसे भी करके तुम सब मतलब इसको ये I = Q/T, V = W/Q, V = IR, ये सब को यूज करके हम लोग अलग अलग तरीके से इसको क्या कर सकते हैं कि एने कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट दिया जाएगा। देखो H = V²/R × T भी आता है, देखना सब कैसे I² R × T है। अब इसको सोल्व करो, यहीं से बन जाएगा Q × V है ना, V²/R, V को V रहने दो। हाँ, यहाँ से कोई एक को चेंज कर सकते हो, R = V/I, और फिर इसके अकॉर्डिंग हम I को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको चेंज करके देखो ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? V²/R हाँ × T। देखो V = क्या होता है IR, तो IR का स्क्वायर करेंगे तो I² R² × T/R है। R से R कट गया, ये कितना गया I² R T आ गया कि नहीं आ गया? इतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो मतलब हम लोग अपना से करके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला इसमें इधर उधर यूज करके बना सकते हैं। हाँ, अब वो कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है कि कब किसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, कि जो कुछ भी क्वेश्चंस में गिवन है उसका यूज करके हम लोग यहाँ इस फॉर्मूला दें और इसको डायरेक्टली निकाल दें, ऐसे हो जाएगा। इसको उतार लो।